आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात शीतलाष्टमी की। आज उत्तर भारत के राज्यों में यह पर्व बड़ी ही आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। चैत महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता शीतला की पूजा का विधान बताया गया है। इसीलिए आज महिलाएं माता शीतला के दर्शन और पूजन के लिए मंदिर पहुंची और उन्हें बासी भोग अर्पित किया और इसीलिए इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शीतला माता को रोगों की देवी माना जाता है, जो भक्तों को रोगों और कष्टों से रक्षा प्रदान करती हैं। हाथों में प्रसाद की थाली, जिसमें हलवा, पूड़ी, बतासा, फल और फूल लेकर ये महिलाएं आरोग्य की देवी माता शीतला को अर्पित करने आई हैं, क्योंकि आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिससे सनातन परंपरा में शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में ये तिथि सौभाग्य और आरोग्य की देवी शीतला माता की पूजा और व्रत के लिए समर्पित है। इसीलिए आज देवी मंदिरों पर आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ आया है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज के प्राचीन कल्याणी देवी मंदिर की है, जहां मां के दर्शन और पूजन के लिए महिलाओं की लंबी लंबी कतार दिन भर देखने को मिली। आज पूरे देश में शीतला अष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और माता शीतला की पूजा जो भक्त हैं वो कर रहे हैं। हम इस वक्त कल्याणी देवी मंदिर में हैं और भक्तों की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है और हाथों में इन्होंने फल फूल और पूड़ी हलवा लिया है और माता को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि शीतला अष्टमी है और खाने को शीतल करके खाया जाता है, यानी जो खाना बासी होता है उसको खाते हैं और अपने माँ को चढ़ाते हैं और अपने परिवार के कल्याण की कामना करते हैं। तो भक्त यहाँ सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूड़ी है, हलवा है और फल फूल तमाम चीज़ें यहाँ पर भक्त माता को अर्पित कर रहे हैं। देवी शीतला मां पार्वती का ही स्वरूप है। मान्यता है कि आज के दिन माता की विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से घर में सुख, शांति और आरोग्य बना रहता है। कई जगहों पर माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसके चलते इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। यही वजह है कि आज मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंची ये महिलाएं अपने साथ बासी भोग लेकर आईं। आज के दिन माताएं अपने घरों में रसोई नहीं जलाती हैं। शीतला अष्टमी मतलब शीतल करके खाती, शीतल माने ठंडा, तो ठंडा भोग बासी बसियौरा अष्टमी भी इसी कहते हैं। तो कल सप्तमी का भोग लगाकर चढ़ा के निवज आज अष्टमी को उसी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। बासी खाना इसमें खाया जाता है। हाँ, इसमें हम लोग कल रात सप्तमी के रात में खाना बनाते हैं और आज वही खाना खाते हैं और आज के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। बिल्कुल, आज के दिन चूल्हा ये भक्त नहीं जलाते हैं। ये भक्त लगातार यहाँ पर लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। आप भी यहाँ पर पूजा करने आई हैं, क्या कहेंगी? माता से क्या कामना की? माता से यही कामना है कि हमारे परिवार, हमारे बच्चों को बस हष्ट पुष्ट स्वस्थ रखें, कल्याण करें उन लोग का, यही कामना है माता से। क्या क्या माँ को चढ़ाया है? माँ को हलवा, पूड़ी, फल, नारियल और नेवज बनाया है हम लोग ने। कल रात में हम लोग ने कढ़िया किया था। अब आज सुबह हम लोग कुछ भी नहीं बनाएंगे, चूल्हा भी नहीं जलेगा। मतलब बासी खाना खाएंगे और परिवार के साथ इसको ठंडा खाना खाया था, शीतल खाना। हम लोग जो रात में हम लोग बनाए हैं, हम लोग वही आज खाएंगे और बच्चे भी वही खाएंगे। शीतला अष्टमी का ये पर्व खास तौर पर उत्तर भारत के राज्यों जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया गया, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी से भी सामने आई है। वहां सुबह 4 बजे से ही हाथों में पूजा की थाली लिए महिलाएं मंदिर पहुंची। देखते ही देखते मंदिर के अंदर से लेकर बाहर तक महिलाओं की लंबी कतार लग गई। बोलो शीतला माता की। इनमें कोई माँ के लिए विशेष भोग बनाकर लाया, कोई चुनरी, नारियल, फल फूल और मिठाई लेकर आया। माँ के दर पर आई महिलाओं का ये मानना है कि माता शीतला बच्चों को चेचक, खसरा और अन्य संक्रमण वाली बीमारियों से भी बचाती हैं। माता शीतला पर भक्तों का यह अटूट विश्वास ही शीतला अष्टमी के इस पर्व को खास बनाता है। ये मौसम ऐसा होता, कालांतर में तो पहले भीषण महामारी चेचक आदि माना जाता था, या जिसे हम आज की डेट में स्मॉल पॉक्स कहते हैं, वो होता था। तो माता शीतला की जो व्यक्ति पूजा करता हो, माता के दर्शन कराता हो,
उसके बच्चों की इन रोगों से, जो कि किसी कालांतर में मारक माने जाते थे, रक्षा होती है। वैसे भी किसी व्यक्ति के अगर बालकों के ऊपर जीवन में उसके बच्चों को कष्ट आ रहा हो तो माता शीतला की उपासना करने से, माता शीतला के दर्शन करने से और उनके दर्शन करने के पश्चात उनके मंदिर में उनकी जो मोर पंख की विशेष तौर पे झाड़ू मानी जाती है, उसका आशीर्वाद लेने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर शीतला अष्टमी के दिन नीम के पेड़ की पूजा करने की भी परंपरा है, क्योंकि नीम औषधीय गुणों से भरपूर होता है और माता शीतला को प्रिय माना जाता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। अगली अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 16 मार्च से खुलने जा रहा है। फ्लोरिकल्चर विभाग की तरफ से ट्यूलिप गार्डन को खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इस सीजन में गार्डन आने वाले लोगों को करीब 18 लाख ट्यूलिप के फूल देखने को मिल सकते हैं, जिनमें 70 से 75 किस्में शामिल हैं। डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ियों के दामन में खिले ये लाल, पीले, सफेद, गुलाबी ट्यूलिप के फूल अपनी बेपनाह खूबसूरती से लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर में मौजूद एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन से आई हैं, जिसके द्वार 16 मार्च से सैलानियों के लिए खोल दिए जाएंगे। फ्लोरिकल्चर विभाग की डायरेक्टर मथुरा मासूम की तरफ से ये गुड न्यूज लोगों को दी गई और बताया गया कि 16 मार्च को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगे। ये ट्यूलिप गार्डन ओपन हो रहा है फॉर जनरल पब्लिक ऑन 16th of March और इसका जो फॉर्मल ओपनिंग है हमारे सीएम साहब, ऑनरेबल सीएम साहब इनॉग्रेट करेंगे इस ट्यूलिप फेस्टिवल को। और जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। हर साल की तरह हमने बहुत कोशिश की है कि बाग को और बेहतर बनाएं, लोगों को और वहाँ एंजॉय करने का मौका मिले। हम दुआ करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो आ जाएं। इसमें हमारे स्टाफ की, हमारे गार्डनर्स खासकर, उनकी पूरे एक साल की मेहनत होती है जो आपको इतना खूबसूरत रंग फिर दिखा देती है ट्यूलिप गार्डन के हवाले से, शो के हवाले से। सो लोगों से ये अपील रहेगी कि वो आ जाएं, एंजॉय करें अपना गार्डन। ये ट्यूलिप गार्डन कश्मीर घाटी में मौसम बहार की शुरुआत का प्रतीक बन चुका है। हर साल सबसे पहले इस गार्डन को पर्यटकों के लिए खोला जाता है। ऐसे में यहाँ आने वाले पर्यटकों को इस साल 70 से 75 किस्म के करीब 18 लाख ट्यूलिप्स देखने को मिलेंगे। फ्लोरिकल्चर विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकट और सेल्फी पॉइंट्स भी गार्डन में बनवाए हैं, ताकि देश और दुनिया भर से आने वाले लोग ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती के साथ साथ अपनी यादों को संजो सकें। इस साल तकरीबन 18 लाख ट्यूलिप बल्ब उगाए गए हैं और उसके साथ साथ 70 से 75 वैरायटीज की ट्यूलिप जो है विजिटर्स को देखने को मिलेंगे। ये गार्डन इसलिए भी खास है क्योंकि घाटी का जो टूरिज्म का सीजन है, साल है, जब ये खुलता है तभी से शुरू हो जाता है, किक स्टार्ट होता है और लाखों की संख्या में जो पर्यटक हैं देश दुनिया से इसी ट्यूलिप गार्डन को देखने घाटी की तरफ आते हैं। तो इस साल भी सारी तैयारियां जो हैं फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट और सरकार ने की हैं और कई सारे एडिशन जो हैं, न सिर्फ ट्यूलिप बल्कि बाकी कई वैरायटी के फूल भी वहां देखने को मिलेंगे। इस गार्डन में ट्यूलिप के अलावा कई और किस्म के फूल भी लगाए गए हैं, जो इस गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि ट्यूलिप गार्डन के भीतर सैलानियों को कश्मीरी दस्तकारी का सामान भी मिलेगा और तो और छात्रों के लिए ट्यूलिप गार्डन में चित्रकारी और फोटोग्राफी प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। गार्डन में हमने कोशिश की है कि लोगों को हर किस्म की सुविधा हो, जैसे हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सन आते हैं या कोई एज्ड सीनियर सिटीजन्स हमारे आते हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स का इंतज़ाम किया है
वाटर पॉइंट्स जो है सारे फंक्शनल कर दिए गए हैं, साइनेजेस लगाए गए हैं ताकि लोगों को लोकेट करने में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो वॉशरूम्स के हवाले से हो, वाटर पॉइंट्स के हवाले से हो या डिफरेंट गार्डन्स में जो हमारी एक्टिविटीज़ है उनके हवाले से। गार्डन बिहेवियर है, पाथ्स पे चलना, बेड्स में नहीं जाना, लिटर नहीं करना, खाने की चीज़ें अंदर ना लेना, उन सब को फॉलो करें और जो उनका एक्सपीरियंस हो गार्डन में आने का वो बहुत बेहतर हो और खूबसूरत रहे। ये ट्यूलिप गार्डन करीब 30 हेक्टेयर इलाके में फैला है, जो आमतौर पर मार्च के अंत से अप्रैल के अंत तक ही खुलता है। लेकिन इस साल पिछले साल की तुलना में मार्च में अधिक तापमान है, जिसके चलते ट्यूलिप गार्डन को तय समय से पहले ही खोलने का फैसला लिया गया। पिछले साल यहाँ 8.5 लाख से ज्यादा लोग इस रंगीन नजारे को देखने के लिए पहुँचे थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, जो कश्मीर के पर्यटन कारोबार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कई सारे और जो स्प्रिंग अट्रैक्शंस हैं कश्मीर के, वो भी इस वक्त जो है फुल ब्लूम पे हैं, स्प्रिंग फुल ब्लूम पे है, तो इससे अच्छा टाइम नहीं है कश्मीर आने का। और उम्मीद यही है कि पिछले साल जो गुजरा है, जिसमें पहलगाम अटैक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पूरी तरह तहस नहस हो गया था जो पर्यटन का सीजन है, इस साल यही उम्मीद है कि ट्यूलिप गार्डन खुलेगा और एक अच्छी शुरुआत मिलेगी घाटी के टूरिज्म सीजन को, और उसके बाद और ज्यादा जो है पर्यटक कश्मीर की तरफ आएंगे। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जो अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। पहली बार आए इस तरह के फैसले में सर्वोच्च अदालत ने 13 साल से कोमा में रहे 33 साल के युवक हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा इंजीनियरिंग के छात्र थे जब उनके साथ एक दुर्घटना हुई। उसके बाद से वो लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। 4 साल से अदालतों का चक्कर लगा रहे हरीश के बुजुर्ग माता पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का निर्देश सुनाया है। इससे हरीश राणा की अंतहीन तकलीफों का अंत होने की उम्मीद है। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद इस मां की ख्वाहिश पूरी हुई, जो पिछले 4 साल से अपने लाडले के लिए इच्छा मृत्यु मांग रही थी। इनके बेटे का नाम हरीश राणा है, जिसकी उम्र करीब 33 साल है, जिसकी इच्छा मृत्यु से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी। पिछले 13 साल से निर्मला राणा का बेटा 6x4 के एक बेड तक सिमटा हुआ है। बिस्तर से उठना तो दूर की बात, हरीश अपना दुख भी जाहिर नहीं कर सकते। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश 1 दशक से ज्यादा वक्त से कोमा में है, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। इसीलिए मां चाहती थी कि उसे इच्छा मृत्यु मिले। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति जताई और दिल्ली एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश राणा को तुरंत भर्ती किया जाए, ताकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया के लिए जरूरी व्यवस्था की जा सके। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए ये साफ कहा है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए जबकि टू बी और नॉट टू बी, जिया जाए या मरा जाए, किया जाए या ना किया जाए, डू और डाई, ऐसी स्थिति हो तो इसे प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। यानी जब जीवन ऐसा लगने लगे कि सिर्फ कृत्रिम उपायों पर ही जिया जा रहा है और जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया है, तो ऐसे में मृत्यु को ही वर्ण करना उचित होता है। और उनका ये कहना है कि फिर प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए, कृत्रिम सारे उपकरण हटा देने चाहिए, प्रकृति शरीर को जब तक जीवित रखती है तब तक रहने देना चाहिए। जब मेडिकल साइंस हार गई तो बुजुर्ग माता पिता अदालत की चौखट पर पहुंचे। उन्हें इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि एक हादसे की वजह से 100% दिव्यांगता से जूझ रहे बेटे का उनके बाद क्या होगा। सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है।
न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के सीएमओ आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोले नहीं जी एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली। एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम तो परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने दिशा निर्देश जज साहब को, जो न्यायाधीश थे अच्छे बैठे थे, वो भी परमात्मा की कृपा होगी और उनके मुखारबिंद से आज ये जो जजमेंट हम चाह रहे थे हमारी इच्छा अनुसार हो गई। साल 2013 में इंजीनियर बनने का ख्वाब लिए हरीश ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हरीश ने यूनिवर्सिटी के नजदीक एक पीजी में रहने का फैसला किया। पीजी में उनका कमरा 4थी मंजिल पर था। एक रोज कॉलेज से आने के बाद हरीश अपनी पीजी की बालकनी में खड़े थे, जहां से वो अचानक नीचे गिर गए। 13 साल से हरीश बिस्तर पर थे। 20 साल की उम्र में चंडीगढ़ में जब वो हॉस्टल में थे तो 4थी मंजिल से गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी और तभी से पहले वो बेहोश हुए, इलाज चला, लेकिन वो धीरे धीरे कोमा में चले गए और अब लगभग 100% दिव्यांगता के वो शिकार हो चुके थे। इस हादसे में हरीश के सर पर गंभीर चोटें आई। उन्हें फौरन पीजीआई चंडीगढ़ भर्ती करवाया गया। तब हरीश के घर वालों ने कुछ लड़कों पर उनके बेटे को जानबूझकर बालकनी से नीचे गिराने का आरोप लगाया। 20 अगस्त 2013 को इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहा था। लास्ट सेमेस्टर था डिग्री का, सिविल इंजीनियरिंग का। तो हमें फ़ोन आया 7:21 को शाम को, कह रही ऋषभ ना गिर गया है। मैं कह ऋषभ गिर गया, मैं कह ऋषभ, इसको ऋषु बोलते थे प्यार से, तो हरीश राणा नाम है इसका। मैं क्या, मैं समझा नहीं। कह रहे आपका बेटा ना छत से गिर गया। मैं क्या गिर गया? मैं, आप कौन बोल रहे हैं? कह रहे मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या नाम है बेटा? उसका नाम उसका वहाँ भी लिखा है, मैंने वो जो FIR की थी। तब देखा तो शरीर में उसके यहाँ उंगलियों के निशान थे, यहाँ उंगलियों के निशान थे, ये नीली थी, यहाँ ऐसे लग रहा बैट मारा, और बैट था वहाँ। लेफ्ट साइड चोटें थी, अभी भी आप देखोगे निशान है यहाँ चिन्ह पे। तो वो कंपटीशन से पहले ये घटना घट गई। यह हादसा था या फिर साजिश, ये तो साफ नहीं हो सका, लेकिन इसकी वजह से हरीश के पूरे शरीर में लकवा मार गया और वो कोमा में चले गए। डॉक्टर्स के हाथ खड़े करने के बाद माता पिता 9 साल तक अपने बेटे को इस हाल में देखते रहे। आखिरकार मां ने अपने मन को मजबूत किया और इच्छा मृत्यु का कठोर फैसला लिया। कल को हम ना रहेंगे, जब तक हम मैं और ये हैं, जब तक तो हम कर रहे हैं, ये बाहर का कर रहे हैं, मैं अंदर का कर रही हूँ। कल को हम ना रहें, आप मैं ना रहूँ या ये ना रहें, फिर कौन करेगा? तो हम तो इस मारे मैंने बोला इनको, हालांकि ये तो अभी भी राजी नहीं है। खैर ये तो अभी भी मना करे, पर मैंने बोला मैं माँ हूँ, ये अभी भी राजी नहीं है। मैं माँ हूँ, मैं कह रही आपने नहीं साइन करे, मैं करूँगी साइन। जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, तो मैं साइन करूँगी, क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसके आगे, क्योंकि आगे नहीं होगा जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा इसका। दरअसल हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी है, जिसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी कि खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रहता है। इसमें रिकवरी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी कि गहरे घाव बन गए और उनकी हालत लगातार खराब होती गई। मां की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाने का आदेश दिया है, ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे। हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी। फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी, तो लगभग 82-84 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था, और उसमें मेडिकल बोर्ड को, मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे वो सब निकाल दीजिए, और उसके बाद जब तक वो जी सकता जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसमें छोड़ दिया गया है। और एक बहुत अच्छी नज़ीर पूरे देश के लिए बनाई गई कि पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन सबके CMO को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आप ऐसे पैलेटिव केयर के जो
पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे, उनके केयर अगर नहीं हो पाती है, ढंग से वो रिकवर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी रिपोर्ट समय समय पर मंत्रालयों को देते रहेंगे। और आज के केस में भी अगले 30 दिन का टाइम दिया गया है। पूरे देश में क्या इसके ऊपर काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है वो सारा बताया जाएगा। और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुद्दे पे कोई कानून बनाया जाए जिससे माता पिता को, ऐसे पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल सके। अदालत का ये फैसला एक माँ बाप के साथ उस बेटे के लिए बड़ी राहत की तरह है जिसे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सम्मान से जीने के साथ सम्मान से मरने का अधिकार भी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच। इंडिया की बैटिंग के दौरान स्टेडियम में लाखों फैंस ने आखिरी ओवर में दुबे दुबे के नारे लगाए क्योंकि शिवम दुबे क्रीज पर थे। उन्होंने आखिरी ओवर में 3 चौके और 2 छक्के मारे जिससे इंडिया 250 के पार पहुंच गई। शिवम दुबे ने मैच के बाद भी फैंस को हैरान कर दिया और वो भी ट्रेन से छिपते छिपाते सफर करके। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैच खत्म होने के बाद अहमदाबाद से मुंबई की सारी उड़ानें भरी हुई थी। ऐसे में दुबे ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर कम ही लोग करते हैं। उन्होंने ट्रेन से घर लौटने का फैसला किया और उसके बाद क्या हुआ आप भी देखिए। क्रिकेट के मैदान में रोमांच का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्रिकेटर से जुड़ा कोई किस्सा भी मैच से ज्यादा रोमांचक हो सकता है। इसकी एक कहानी अब सामने आई है। दरअसल ये किस्सा क्रिकेटर शिवम दुबे से जुड़ा है, जिन्हें फैंस ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में तूफानी अंदाज में देखा। शिवम दुबे के 8 गेंदों पर 26 रनों ने कीवी गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे, लेकिन मैच के बाद जो उनके साथ हुआ वो भी कम रोमांचक नहीं था। दरअसल मैच खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ी घर लौट रहे थे। शिवम दुबे को भी मुंबई लौटना था, लेकिन अहमदाबाद से मुंबई की सारी फ्लाइट फुल थी। ऐसे में शिवम दुबे ने ऐसा फैसला लिया जो दुश्वारियों से भरा था और जिसमें रिस्क भी ज्यादा था। शिवम दुबे ने पत्नी और अपने दोस्त के साथ ट्रेन से सफर करने का फैसला लिया और सुबह सुबह अहमदाबाद मुंबई सयाजी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। ये यात्रा शिवम दुबे के लिए इसलिए बड़ा चैलेंज थी क्योंकि लोग उन्हें पहचान सकते थे और उनकी वजह से रेलवे स्टेशन और ट्रेन में अफरा तफरी मच सकती थी। लेकिन फ्लाइट फुल की वजह से शिवम के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, लिहाजा शिवम ने जोखिम उठाने का फैसला किया। शिवम ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो सड़क के रास्ते भी जा सकते थे, लेकिन ट्रेन ज्यादा तेज थी और ट्रेन में 3rd AC के टिकट उपलब्ध थे, इसलिए उन्होंने टिकट बुक कर लिया। लेकिन शिवम और उनकी पत्नी के मन में यही सवाल था कि अगर ट्रेन में लोगों ने उन्हें पहचान लिया तो क्या होगा। दरअसल क्रिकेट प्रशंसकों की भीड़ से बचने के लिए शिवम दुबे ने गजब का जुगाड़ निकाला। उन्होंने फैसला किया कि ट्रेन छूटने से ठीक 5 मिनट पहले वो ट्रेन में चढ़ेंगे, मुंह पर मास्क लगाएंगे और ऊपरी बर्थ पर चुपचाप सो जाएंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। वो ट्रेन में चढ़े और पहचान छिपाने के लिए पूरे सफर के दौरान कंबल ओढ़े रहे। ट्रेन में चढ़कर और अपर बर्थ पर छुपने के बावजूद शिवम की यात्रा का रोमांच थमा नहीं था। इस दौरान टिकट चेकर आया। टिकट देखते ही टीटी ने शिवम की पत्नी से पूछ लिया कि क्या ये वही शिवम दुबे हैं जो क्रिकेटर हैं। इस पर शिवम की पत्नी ने कहा, नहीं, वो ट्रेन से क्यों जाएंगे। शिवम की पत्नी की बात सुनकर टीटी आगे बढ़ गया और शिवम दुबे बिना किसी दिक्कत के मुंबई पहुंच गए। हालांकि मुंबई के बोरीवली स्टेशन पहुंचने पर शिवम दुबे को स्टेशन के बाहर आने के लिए पुलिस की मदद मांगनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।